हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर हीट की, जहां पर हम रिमेनिंग टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने पढ़ा है कि हीट क्या होती है, हीट के यूनिट्स क्या होते हैं, हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। अब अगर हम हीट की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब भी हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल रिप्रेजेंट्स हीट। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हीट से कोई भी चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सब कुछ एक्सपैंड होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है चीजें एक्सपैंड होती हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता है या कम होता है तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीजें एक्सपैंड होंगी और टेम्परेचर कम करोगे तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी। करेक्ट। अब यही से ना अगर हम शुरू करें थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होते हैं, और जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं सो दे एक्सपैंड इन ऑल द डायरेक्शंस। सारी डायरेक्शंस में ये एक्सपैंड होते हैं, तो इनका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज होता है। सो सिंस द लेंथ इंक्रीजेस इट इज कॉल्ड एज linear expansion. Since there is increase in area, it is called as superficial expansion, and since there is increase in volume, it is called as cubical expansion. राइट तो तीनों टर्म समझ आई, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। राइट, सो लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो अब इसी चीज को ना थोड़ा सा समझने के लिए कि लीनियर एक्सपेंशन का एक छोटी सी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, बट यू नीड योर पेरेंट्स सुपरविजन, किसी बड़े का सुपरविजन बेसिकली, और आपको कुछ सेटअप चाहिए क्योंकि हीट का मामला है, तो चीज़ों को हाथ में पकड़ के हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लैब में करेंगे इस एक्टिविटी को, तो कैसे करेंगे? हम 2 वर्टिकल स्टैंड्स लेंगे जिनमें क्लिप्स होंगे, राइट। बीच में हम उन क्लिप्स में हम एक आयरन की वायर को अटैच कर देंगे, और एक पॉइंट पर से किसी एक एंड पर ना हम एक कर्टन रिंग लगा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेटअप। ठीक है, तो ये जो आयरन वायर है दिस इज सॉलिड, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वायर को ना हीट करना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? एक बर्नर लेंगे और इस वायर को अब हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब ये वायर हीट अप होगी, ठीक है, तो जब हीट हम किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं या एक सॉलिड को दे रहे हैं, तो ये जो सॉलिड है ये क्या होगा? ये एक्सपैंड होगा। तो एक तो हमें वायर जो है, जो पहले ऐसे स्ट्रेट थी, अब वो वायर हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। जो रिंग पहले यहाँ पर था वो रिंग अब कहीं यहाँ पर सेंटर में आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि वायर जो है वो एक्सपैंड हुई है, पहले सीधी थी, अब वो जब एक्सपैंड हुई तो वो थोड़ी सी सैग हो गई। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑन हीटिंग द सॉलिड्स दे एक्सपैंड। ओके, next one. Now coming on to the application. So the first application is telephone and electric wires. तो आपने देखा होगा कि जो वायर्स होती है, जो पोल्स लगे होते हैं ना, वो एक एक डिस्टेंस पे होते हैं, और एक पोल से दूसरे पोल पर ऐसे तार जा रही होती है, राइट। तो जब भी इन वायर्स को समर्स में सेट किया जाता है, ठीक है, समर्स में क्या होता है? समर्स में बहुत सारी गर्मी होती है, ठीक है, तो इन वायर्स को ना हमेशा ऐसे लूज रखा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, तो ये ऐसे हैं वायर, जैसे एक पोल है, ये दूसरा पोल है, तो वायर को कुछ हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल पर,
क्यों? क्योंकि जब विंटर्स आएंगी ना तो यही वायर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और कॉन्ट्रैक्ट होके ये वायर्स जो हैं वो ऐसे हो जाएंगी। तो अगर हम समर्स में जब इन वायर्स को लगा रहे हैं तब हम ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट होने का, तो क्या होगा कि जब समर्स आएंगी तो ये तार जो है ये बीच से टूट जाएगी। करेक्ट? ओके। और जब हम विंटर्स में ये वायर्स लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन वायर्स को कुछ ऐसे लगाएंगे ताकि जब समर्स आए तो ये बहुत ज्यादा ग्राउंड की तरफ ऐसे फॉल ना करें। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम सीधा सीधा लगाएंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा है स्टील ब्रिजेस। तो हम काफी सारे ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन होती है, आपने बहुत सारे ब्रिजेस देखे भी होंगे, तो आप ना कभी उसको ध्यान से नोटिस करना। तो जो स्टील के ब्रिजेस होते हैं ना, जो स्टील से बने होते हैं, उन ब्रिजेस का जो एक एंड होता है उसको कंक्रीट में डाल दिया जाता है। ठीक है, सो एक एंड को कंक्रीट में डाल दिया जाता है और जो दूसरा एंड होता है उसको रोलर्स पे रखा जाता है। तो एक एंड बेसिकली जो कंक्रीट में होता है ना वो फिक्स्ड होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, वो मूवेबल होता है। अब होता क्या है कि मान लो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ गया तो जो कंक्रीट वाला पोर्शन है वो तो फिक्स्ड रहेगा, वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन जो रोलर्स वाला पोर्शन है अब वहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि ये आयरन, ये जो स्टील है ना, ये एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, जब विंटर्स आएंगी तो वहां पर वही फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि ये जो सॉलिड है या ये जो स्टील है ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। तो इसीलिए इसको एकदम फिटेड, एक एंड से दूसरे एंड तक एकदम फिटेड नहीं रखते हैं। एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड जो है वो एक मूवेबल एंड होता है, रोलर्स पे होता है। द नेक्स्ट वन इज द वुडन व्हील्स। ठीक है, तो आपने जो बैलगाड़ी होती है उसके व्हील्स को देखा होगा, उनमें रिम होता है। तो ये जो रिम होता है ना, तो बेसिकली ये रिम जब बनाया जाता है ना तो इस रिम को बनाने के लिए इसको हीट अप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो वुडन स्ट्रक्चर है ये थोड़ा छोटा होता है। इस स्ट्रक्चर का जो डायामीटर होता है ना, इससे ज्यादा वुडन, इससे थोड़ा बड़ा जो आयरन रिम है वो बनाया जाता है। अब क्या होगा कि जब हमें ये रिम बनाएंगे तो हमें उसको हीट अप करना पड़ेगा। जब हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने से ये जो आयरन है ये एक्सपैंड होगा। जब इस आयरन को हम इस वुडन ब्लॉक के या वुडन इस सर्कल के ऊपर हम एक तरह से लगाएंगे तो जब टेम्परेचर इस आयरन का कम आएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा ऑन दिस वुडन व्हील। ठीक है, तो इसलिए पहले डायामीटर ज्यादा होता है और फिर बाद में जब उसका टेम्परेचर ठंडा होता है तो वो वुडन व्हील में एकदम फिट हो जाता है रिम। द नेक्स्ट वन इज द सीमेंट फ्लोर। तो जब भी सीमेंट फ्लोर्स बनते हैं ना तो सीमेंट फ्लोर्स को एकदम ऐसा टाइटली पैक्ड नहीं बनाया जाता है, उसके बीच में कुछ कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। राइट, तो जैसे कई बार ग्लास की चीजें डाल दी जाती हैं, कई बार कुछ और सॉलिड चीजें डाल दी जाती हैं। तो उससे होता क्या है, देखो अगर समर्स में हो रहा है तो समर्स में एनीवेज टेम्परेचर ज्यादा है तो वो एक्सपैंड करेगा सॉलिड, राइट। लेकिन जब विंटर्स आएंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसमें डर है कि हमारा फ्लोर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और वो खराब हो जाएगा, उसमें हमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब इसी को हम विंटर्स में बनाते हैं तो विंटर्स में ये ऑलरेडी काफी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेस देना पड़ता है ताकि समर्स में जब टेम्परेचर अप जाए, जब टेम्परेचर बढ़े तो हमारे सॉलिड के पास एक स्पेस हो एक्सपैंड होने के लिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है वो सीमेंट फ्लोर में छोड़ा जाता है। करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स जब बनते हैं ना तो ये वाले जो पोर्शंस होते हैं ये आयरन के होते हैं। अब जो रेल ट्रैक्स होते हैं उनमें जो रेल्स होती हैं ना वो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, मतलब वो स्टील की होती हैं तो वो एक लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, ऐसे ही एक पूरा रेलवे ट्रैक बनता है। एक बड़ा सा स्टील का पोर्शन तो होता नहीं है, छोटे छोटे पीसेस लगाते हैं। तो जब हम ये स्टील के पीसेस लगाते हैं ना तो जब एक रेल को लगाया, ठीक है, एक रेल को लगाया, ठीक है, इसके बाद दूसरी रेल को जब लगाना होता है तो बीच में ना थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों?
क्योंकि जब समर्स आएंगी और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस सॉलिड का, तो इसके पास वो स्पेस होना चाहिए ताकि ये एक्सपैंड हो पाए स्टील। अगर स्पेस नहीं होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी, और जब ये ऐसे हो जाएंगी और दूसरी तरफ से आएगी ट्रेन, तो ट्रेन के डीरेल होने का खतरा है और एक्सीडेंट्स का खतरा है। इसीलिए हमेशा इन रेल्स के बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है। द लास्ट एप्लीकेशन इज बायमेटेलिक स्ट्रिप्स। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप्स मतलब, मेटेलिक मतलब हम मेटल की बात कर रहे हैं, और बायमेटेलिक मतलब हम दो मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने मेटल्स हैं? दो हैं। जैसे कि एक आयरन है, से जो दूसरा हाफ है वो कॉपर है, ठीक है। तो ये जो दो मेटल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, और दो रॉड्स जो होती हैं, एक रॉड आयरन की होगी, एक होगी कॉपर की। ये दोनों यूज होते हैं एक साथ, और ये जनरली यूज होते हैं थर्मोस्टेट्स में, कुछ ऐसे जैसे घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं तो वहां पर टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस की तरह ये यूज होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड देम। नाउ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो एक चीज जो लिक्विड्स के केस में हम देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो लिक्विड्स जो हैं दे एक्सपैंड मच मोर देन सॉलिड्स व्हेन दे आर हीटेड, और इनमें क्योंकि दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इसीलिए इनमें जो एक्सपेंशन होती है दे डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसीलिए इनमें सिर्फ वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन होती है। सो दैट इज द क्यूबिकल एक्सपेंशन, राइट। तो इसमें एक एक्सेप्शन है। तो अगर हम पानी की बात करें तो जब हम पानी को हीट करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो पानी जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब हम फर्दर 4 डिग्री से आगे उस पानी को हीट करते हैं तो वो फर्दर एक्सपैंड करने लगता है। सो दिस इज वन एक्सेप्शन इन केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो अब यही कि एक्चुअल में वो क्यूबिकली एक्सपैंड करते हैं, उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम अपनी लैब में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे एक बीकर लेंगे, ठीक है। उस बीकर में ना हम ऊपर एक कॉर्क लगाएंगे और साथ में हम उसमें उस कॉर्क से पास करती हुई एक स्ट्रॉ डाल देंगे, और इस पॉइंट को जहां पर ये कॉर्क ये स्ट्रॉ एंटर कर रही है इस कॉर्क में, वहां पर हम वैक्स लगा देंगे ताकि किसी भी तरह का लीकेज या कुछ ना हो, ठीक है। हम इस पूरे कॉर्क को फिट करने से पहले यहाँ पर पानी डालेंगे और पानी में कुछ इंक डाल देंगे, ठीक है। तो इंक डालने से ये पानी जो है वो एकदम क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस स्ट्रॉ में हम कुछ पानी डाल देंगे, ठीक है। हमने जार बीकर में तो डाला ही था, अब हम स्ट्रॉ में भी पानी डालेंगे, करेक्ट। अब इसका जो इनिशियल लेवल है उसको हम मार्क करेंगे। अब इस पूरे सेटअप को उठाएंगे और इसको रख देंगे हम यहाँ पर, जहां पर हमने 2 ब्रिक्स ली हैं, एक वायर मेश रखी है, और नीचे से अब हम इसको हीट कर रहे हैं, ओके। तो अब क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ी ही देर बाद जैसे जैसे पानी जो है वो गर्म होने लगेगा, वैसे वैसे यहाँ पर पानी का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल वॉल्यूम कुछ यहाँ पर था, एंड नाउ वी सी द फाइनल वॉल्यूम समवेयर ओवर हियर। तो जैसे जैसे पानी हीट हुआ वैसे वैसे वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर क्या हुई, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। अब जैसे सॉलिड्स है ना, तो सॉलिड्स में भी क्या होता है कि हर कोई सॉलिड एक बराबर एक्सपैंड नहीं करता है, कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें ये एक्सपेंशन निग्लिजिबल होती है। सेम लिक्विड्स में भी होता है, हर एक लिक्विड जो होता है, हर अमाउंट जो होता है लिक्विड का, वो अलग अलग क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करता है, सब में जो एक्सपेंशन है बिल्कुल सेम नहीं होती है। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत ही यूनिफॉर्मली क्या करता है, एक्सपैंड करता है, इसीलिए हम मरकरी का यूज करते हैं अपने थर्मोमीटर्स में, करेक्ट। तो आपको समझ आ गई ये बात। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन पोस्ट योर डाउट्स ऑन लर्नोहब स्वयं। आई मीन यू हैव टू बुक अ क्लास एंड यू हैव टू कम टू द लर्नोहब स्वयं क्लास एंड वी विल डिस्कस आवर डाउट्स, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट इज द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो हमने सॉलिड्स डिस्कस किए, लिक्विड्स डिस्कस किए, तो अब देखो गैसेस तो डिस्कस करना बनता है। तो चलो देखते हैं कि गैसेस में क्या होता है। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपैंड करती हैं। it expands more than liquids and solids. तो again they do not have a definite shape, but when they expand volume wise, ठीक है। तो इनमें क्यूबिकल एक्सपेंशन देखा जाता है, ठीक है। देखो अगेन बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हम घर पे कर सकते हैं। क्या है, हम एक बॉटल लेंगे, एम्प्टी बॉटल, और उसके ऊपर ना हम एक बलून लगा देंगे, ठीक है, बिना फूला हुआ एक बलून, डिफ्लेटेड बलून, ठीक है। तो ये याद रखना कि वो जो हमें एक एम्प्टी बॉटल दिखाई दे रही है ना, अगर हम देखें तो उसमें पानी या कुछ और चीज तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें हवा तो है। अब इसी बॉटल को उठाओ और अब इसको ना एक बॉइलिंग वाटर में डाल दो, ठीक है, मतलब एक बीकर लो जिसमें गर्म पानी है, उसमें डाल दो। अब इसको थोड़ी देर रहने दो। अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो बलून है ना, इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है, ये फूलता ही जा रहा है। सो क्योंकि जब यहां से गर्म पानी जो है, जब वो हीट ट्रांसफर हुआ इनटू दिस बॉटल, तो इसके अंदर की हवा क्या हो गई, गर्म हो गई। हवा गर्म होने से क्या हुआ, एयर एक्सपैंड हुई, ठीक है। ऑन हीटिंग देयर इज एक्सपेंशन, सो देयर हैपेंड थर्मल एक्सपेंशन। हवा गर्म हुई, वो एक्सपैंड हुई, और एक्सपैंड होने से इसने इस बलून को भी एक्सपैंड कर दिया। वैसे ही अब क्या करो, अब वापस से उठाओ इस बॉटल को और इसको इस वाटर बाथ से या इस बॉइलिंग वाटर से बाहर निकाल दो। तो जब आप इसको थोड़ी देर रहने दोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो बलून है ये फिर से डिफ्लेट हो गया है। क्योंकि अंदर की हवा अब उसको कोई गर्म तो कर नहीं रहा है, तो वो अंदर की हवा ठंडी हो गई है। सो व्हेन थिंग्स कूल डाउन दे कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन दे हीट अप दे एक्सपैंड, एंड व्हेन दे कूल डाउन दे कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अब जो बलून है उससे सारी हवा बाहर आ गई है और वो बॉटल में भर गई है वापस से, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट्स दैट वी कैन डू एट होम। नाउ कमिंग ऑन टू द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हमने ये देखा है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है और इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो इन दोनों में होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर होगा, मान लो ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो हीट ट्रांसफर होगा इस हॉट बॉडी से इस कोल्ड बॉडी को, ठीक है, तब तक जब तक दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता है। सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हीट का ट्रांसफर है ये होता कैसे है, मतलब क्या क्या तरीके हैं जिससे ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो सकता है। अब इसके लिए ना एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक रो है, एक रो में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मैं आपकी टीचर हूं, आप फर्स्ट रो में बैठे हो। मैं क्या कर रही हूं, मैंने सबको चॉकलेट्स देनी है, मैंने बास्केट ली, 10 चॉकलेट्स वाली आपको दे दी। आपने क्या किया, एक रखी, बाकी पीछे 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 पास करते गए, ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन है कि हर बच्चा उठ के आए, मुझसे चॉकलेट ले और वापस जाए। तीसरा है कि हम कैच खेलें, मैंने आपको कैच की, फिर मैंने दूसरे बच्चे को फेंक दी और उसने कैच की, फिर तीसरे बच्चे ने कैच की, ऐसे सब बच्चे कैच करते गए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम उन चॉकलेट्स को इस रो में जिसमें 10 बच्चे बैठे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, या तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे ट्रांसफर होता रहे। सो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन, जो कि सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में पॉसिबल है, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में। दूसरा है कन्वेक्शन, जहां पर मैंने क्या किया, आप आए, मैंने आपको दिया, दूसरा आया, मैंने उसको दिया, वो भी वापस अपनी जगह पर गया। तो एक वो तरीका है, तो ये लिक्विड्स और गैसेस में देखने को मिलता है। और तीसरा तरीका है रेडिएशन, नॉट हीटिंग बट इट इज रेडिएशन, करेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कैच खेलेंगे, ठीक है, मैं फेंकूंगी, आप कैच करोगे किसी भी चॉकलेट को, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, और इट कैन इवन हैपन इन वैक्यूम, करेक्ट। सो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस,
राइट। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट से, जहां पर हम हीट ट्रांसफर को समझेंगे। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर होती कैसे है, उसके लिए एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है। तो इस एक्टिविटी से हम तीनों ही तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट, जो मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, उनको समझेंगे। तो मान लो हमारे पास एक है हॉट प्लेट, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक बीकर रखा है जिसमें हमने पानी डाल दिया, और इस बीकर में हमने एक मेटल की रॉड डाल दी। अब हमने हीट करना शुरू कर दिया है। तो किस किस तरीके से हीट ट्रांसफर होगा? पहला है कि ये जो हॉट प्लेट है ना, इससे सराउंडिंग्स में हीट जाएगी और फिर ये हीट यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। दूसरा तरीका है कि ये जो हॉट प्लेट है, इसका सरफेस हमारे जार्स, इस बीकर से के कांटेक्ट में है, तो इसके अंदर यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, और इस पानी के अंदर कुछ करंट्स, कुछ कन्वेक्शन करंट्स पास होंगे, जिससे गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडा पानी जो है वो नीचे सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो गर्म चीज़ है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी चीज़ है वो नीचे की तरफ आती है। जैसे अगर हवा गर्म हो तो इट राइजेस अप, एंड इफ एयर इज कूल इट कम्स डाउन, राइट। तो उस केस में एक ये तरीका है हीट ट्रांसफर का कि जो गर्म चीज़ है उसको ऊपर जाने दो, ठंडी को नीचे आने दो, ऑटोमेटिकली जो ठंडी वाली चीज़ है वो भी अब गर्म हो जाएगी इस इन रेडिएशन से, राइट। तीसरा क्या होगा कि ये जो रॉड है ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और ये हीट जो है ये ऊपर की तरफ को ट्रांसफर होने लगेगी, और फाइनली ये पूरी की पूरी रॉड जो है वो गर्म हो जाएगी। सो दिस इज कंडक्शन। सो radiation, convection and conduction. So these are the three ways of transfer of heat that can be understood just by this simple activity. All right, okay, so let's move ahead where we will be talking about conduction. तो conduction एक ऐसा process है जिसमें heat transfer होती है एक hot end से एक cold end की तरफ, molecule to molecule in the medium। मतलब कि अगर ये एक रॉड है, मैं यहाँ से इसको हीट करती हूँ, यहाँ पर हीट देती हूँ, तो धीरे 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 हम क्या देखेंगे, ये जो रॉड है ये पूरी इस एंड तक गर्म हो जाएगी। तो होगा क्या कि हीट यहाँ पर दे रहे हैं, अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरा तीसरे, ऐसे ऐसे आगे आगे मॉलिक्यूल्स को ये हीट ट्रांसफर करते जाएंगे। सो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, जहाँ पर एक हॉट एंड से कोल्ड एंड को हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, सो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन, राइट। तो कंडक्शन के लिए अगेन हमारे पास एक सिंपल सी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर एक बड़ी ही सिंपल सी एक्टिविटी अगेन आप घर पे कर सकते हो। एक बर्नर लो, बर्नर नहीं है तो एक कैंडल ही ले लो, और एक नाइफ लो, इस नाइफ में ना यहाँ पर इस तरफ बटर लगा दो। अब कैंडल को लाइट करो और अपने नाइफ को का जो एक एंड है, एक एंड से आपने पकड़ा है, दूसरे एंड को आप इस तरफ लेकर आओ जहां पर वो फ्लेम है। तो आप देखोगे कि ये जो बटर है ना ये मेल्ट हो रहा है। कैसे? यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, फिर आगे से थोड़ा मेल्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे करते फाइनली लास्ट तक वो मेल्ट हो जाएगा। तो होगा क्या कि हीट तो आप सिर्फ इस एंड को कर रहे हो, लेकिन हीट का जो कंडक्शन है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, और इस तरह से हीट इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रही है और सारा ही बटर मेल्ट हो जा रहा है। तो है ना एक सिंपल सी एक्टिविटी। तो कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जहां पर सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर देखा जाता है, राइट। होता लिक्विड्स और गैसेस में भी है, लेकिन उनमें ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये थोड़ा कम होता है। मेनली इसमें एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर के लिए, और कंडक्शन मेनली ट्रांसफर्स हीट इन केस ऑफ सॉलिड्स। आई होप दिस इज क्लियर। देयर इज वन मोर सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम की रॉड हो ना, तो उस रॉड को लो और कैंडल को लाइट करो, और अब इस रॉड का एक एंड, लेट इट बी एंड, उसको इस फ्लेम के पास रख दो, ठीक है, वहीं पर रखे रखो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पहले तो आपको ये जो ए एंड है ये ठंडा फील होगा, धीरे धीरे ये जो ए एंड है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ये गर्म होगा, ये और गर्म होगा, और ये और गर्म होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब आप इस एंड को होल्ड नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। गर्म तो आप एंड बी कर रहे हो, लेकिन लेंथ के अलोंग यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, एंड हेंस since there is a transfer of heat, so this
A end will also get heated and we will not be able to hold this end. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटीज हैं. अब यही से दो टर्म्स आती हैं हमारे पास. पहली आती है कंडक्टर्स, मतलब जो किसी चीज को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि वो सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली. तो जैसे कि हमने एक आयरन रॉड की बात की थी, तो एक एंड को गर्म कर रहे थे, दूसरा एंड खुद ब खुद गर्म हो जा रहा था, राइट. तो इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स. तो बहुत ही अच्छा सा, अब जैसे ना आप एक ग्लास रॉड को ले लो, तो वो एक अच्छी कंडक्टर नहीं है हीट की, क्योंकि वो हीट को खुद से पास होने नहीं देती है उतना ईजिली, राइट. सो दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो इसमें ना एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे और दूसरे हाथ में आयरन रॉड लेंगे, एक बर्नर लेंगे. अब उस बर्नर में इन दोनों ही ट्यूब को हीट करेंगे और सेम डिस्टेंस पे इन दोनों रॉड्स को पकड़ेंगे. तो हम नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद जो आयरन की रॉड है ना, वो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, बल्कि ग्लास रॉड को हम काफ़ी लंबा पकड़ पाते हैं. वाई? बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर ऑफ हीट वेयर द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, और धीरे धीरे ये वाला एंड गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको फर्दर होल्ड नहीं कर पाते हैं. दूसरी जो टर्म आती है, that is insulators. तो insulators are those substances which do not allow heat to pass through them. They are called as not the conductors but the insulators of heat. ठीक है, इसमें आते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मड हो गया, इवन एयर. अगर हम एयर की बात करें ना, तो एयर में जो मूविंग एयर होती है, सो मूविंग एयर इज सेड टू बी अ कंडक्टर ऑफ हीट, whereas still air या फिर कोई ऐसी एयर जिसको हमने कहीं पर ट्रैप करके रखा है, सो दिस ट्रैप्ड एयर इज इंसुलेटर. ठीक है, ये मूव नहीं करेगी तो ये मॉलिक्यूल्स इसके मूव नहीं होंगे, तो यहाँ पर किसी भी तरह का हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. सो दीज आर द इंसुलेटर्स. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट इज सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, कि कैसे इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स होते हैं, तो उनको भी कुछ एक्टिविटीज से समझते हैं. कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी. सो एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमने एक एल्यूमिनियम पाइप ली है और उसके साथ एक वुडन सिलेंडर को अटैच कर दिया है. ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पेपर यहाँ पर लगाया है, राइट, और नीचे से अब ये जो हमने कॉम्पोजिट सा एक रॉड बनाई है ना, इसको अब हम यहाँ से हीट कर रहे हैं विद द बर्नर. अब हमने क्या किया है कि पेपर से होल्ड किया है इस पूरी की पूरी पाइप को. अब जब ये हीट होता रहेगा ना, तो आप देखोगे कि वो साइड जहाँ पर एल्यूमिनियम पाइप थी, उस साइड का पेपर जो है वो बर्न नहीं होगा, पार्शियली बर्न नहीं होगा, वेयर एज द अदर साइड जहां पर वुडन सिलेंडर था, वहां पर पार्शियल बर्निंग देखी जाएगी पेपर की. सो दिस शोज दैट कि जब हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो ये हीट जो है ये ट्रांसफर हो जा रही है टुवर्ड्स दिस एंड, लेकिन जब हम इस तरफ हीट जो जा रही है वो इस वुडन सिलेंडर में आगे को पास नहीं हो रही है. सो दिस मीन्स एल्यूमिनियम is a good conductor of heat than wood और बेसिकली वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो आपने कभी बॉन फायर किया है, तो बॉन फायर में हम क्या करते हैं, बड़ी बड़े जो लॉग्स होते हैं ना वुड के, उनको लगा देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं. तो एक हिस्सा जो है ना वो आग पकड़ लेता है और जो दूसरा हिस्सा है वो एकदम आग तो नहीं पकड़ता है. ठीक है, और अगर आपको हिलाना भी है, उस वुड को थोड़ा एडजस्ट करना है, तो आप वो साइड ऑफ द वुड जहां पर आग नहीं लगी हुई है उस तरफ से पकड़ के उसको ईजिली हिला लेते हो, आपको गर्म नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि वुड एक तरफ से तो बर्न हो रहा है, बट वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है दूसरी तरफ को. सो that is what we are trying to understand in this also, that wood is a bad conductor of heat. Okay, the next activity is to understand that water is a bad conductor of heat.
कैसे समझेंगे? देखो, हमने क्या किया, ये एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने ना एक आइस का पीस डाल दिया। अब आइस का पीस हमें पता है, हम जैसे ही पानी में डालेंगे, मतलब हमने पानी डाला और आइस का पीस डाल दिया, हमें पता है कि जैसे ही हम पानी डालेंगे ना, आइस का पीस जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। अब लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो यही है कि आइस का पीस ऊपर नहीं आना चाहिए, तो हम आइस डालेंगे, आइस के ऊपर एक आयरन की गॉज डाल देंगे जो कि आइस को ऊपर नहीं आने देगी, और आइस पूरी तरह से क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी इस टेस्ट ट्यूब में, राइट। अब क्या करेंगे, पानी तो हमने डाल ही दिया है, अब इसको एक होल्डर से पकड़ेंगे टेस्ट ट्यूब को, और इसके माउथ के पास से जहां पर पानी है ना वहां पर हीट करना शुरू कर देंगे। तो जब हम हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पानी है ना ये बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है, हमें स्टीम भी निकलती हुई दिखाई देगी, लेकिन आइस जो है ना वो मेल्ट नहीं हो रही है। यहाँ जरूर बॉइलिंग हो रही है लेकिन यहाँ पर आइस की मेल्टिंग हो नहीं रही है। सो दिस शोज कि पानी में ना हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को वो ट्रांसफर हो नहीं रही है। सो दिस शोज दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था ना, समझ आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है ना, दैट विल दिस एक्टिविटी विल शो अस दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है, और इस टेस्ट ट्यूब के एंड में ना हम एक वैक्स डाल देंगे, सॉलिड वैक्स, राइट। इसके माउथ को कॉर्क से बंद कर देंगे। अब क्या होगा, अब हम इसको हीट करेंगे नियर इट्स माउथ, राइट। तो अब हम देखेंगे कि माउथ के पास, अब हमने ना इसमें कुछ नहीं डाला है, कोई लिक्विड नहीं डाला है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एयर है अंदर। अब जैसे जैसे हम इसको हीट करते जाएंगे टेस्ट ट्यूब को, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कॉर्क जो है ना वो ब्लो हो जाएगी और वो इसके माउथ से निकल के बाहर चली जाएगी, गिर जाएगी, पॉप आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको हीट कर रहे थे तो ये यहाँ पर जो एयर थी वो गर्म हो गई, प्रेशर इंक्रीज हुआ जिसने इस कॉर्क को पॉप आउट कर दिया, लेकिन वैक्स जो है ना वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। तो जो यहाँ पर हवा थी सिर्फ वो गर्म हुई और यहाँ की हवा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई। सो दिस शोज दैट कि यहाँ से यहाँ को एयर में हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ। सो दिस मीन्स दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास हवा है, सो द वार्मर द एयर लाइटर इट इज, तो लाइट होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, हल्की होगी हवा तो ऊपर की तरफ जाएगी, और हल्की कौन सी होती है, वार्म एयर। एंड सेकेंडली कूलर द एयर हेवियर इट इज, और वो नीचे की तरफ आती है, करेक्ट। तो ये अभी हम और भी समझेंगे आगे, सी ब्रीज लैंड ब्रीज आएगा तब भी आपको ये बातें सारी समझ आएंगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ आ गया? चलो, very good. Now let us discuss some of the applications of conductors and insulators. Now coming on to the applications. So first application is these microwaves or ovens. तो इनकी जो अगर आप walls देखोगे ना साइड की, they are quite thick. तो ये double walled होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? These are double walled. और इन दोनों वॉल्स के बीच में या तो कॉर्क होती है या फिर वूल होती है। एंड नाउ कॉर्क एंड वूल बोथ आर इंसुलेटर्स, दे आर बैड, दे डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। तो उस वजह से जब हम माइक्रोवेव में कुछ भी डालते हैं वो गर्म होने लगता है, तो हमारी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है। काफ़ी देर तक माइक्रोवेव अवन जो है वो गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो एस्केप नहीं हो पाती है, करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट इज द कुकिंग यूटेंसिल्स। तो आपने देखा होगा कि ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, ये जनरली कॉपर के, आयरन के, इनके बने होते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, तो जब हम इसे गैस के ऊपर रखेंगे तो गैस से जो हीट है वो इन यूटेंसिल्स में आएगी, और जब ये हीट यूटेंसिल्स में आएगी तो हमारे खाने में जाएगी और हमारा खाना पक जाएगा, राइट। दूसरी तरफ इनके अगर आप हैंडल्स देखो ना, सो दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है ना, यूजुअली प्लास्टिक के होते हैं। क्यों?
क्योंकि प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। तो जब आप खाना बना रहे हो तो आप उसको खाने को मिक्स कर रहे हो, तो आप एक तरफ से अपने यूटेंसिल को पकड़ते हो ना प्लास्टिक से, या फिर कई बार आप कपड़ा प्लास्टिक की जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के ना हो तो हम एक कपड़ा क्लॉथ लेते हैं और क्लॉथ से उसको पकड़ते हैं। क्यों? बिकॉज दिस क्लॉथ, दिस प्लास्टिक बोथ आर इंसुलेटर्स और ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं हम तक। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज द आइस बॉक्स। तो आइस बॉक्स अगर आपने देखा हो तो काफी ऐसी थिक सी वॉल्स होती हैं और ये डबल वॉल्ड होता है और वॉल्स के बीच में वही वूल या कॉर्क डाला होता है। नाउ दिस कॉर्क हैज सम ट्रैप्ड एयर ऑल्सो। अब उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि दिस बाहर से जो भी हीट है ना वो इस बॉक्स के अंदर वो नहीं जाने देता है, और जब ये हीट बॉक्स के अंदर नहीं जाती है तो अंदर की जो आइस है वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है। सो दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन। द नेक्स्ट वन इज द गनी बैग। सो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी आइस ब्रिक्स को ना ऐसे बड़े बड़े गनी बैग्स में डाल के रखते हैं। तो ये गनी बैग जो होते हैं इनके बीच में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स में क्या होता है, इन पोर्स में एयर ट्रैप्ड होती है। एंड नाउ एयर इज अगेन अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया, वैक्स वाला पढ़ा, एक्टिविटी देखी, राइट। तो क्योंकि बीच में एयर ट्रैप्ड है, अब ये ट्रैप्ड एयर की वजह से ना ये जो आइस को मेल्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि बाहर से हीट अंदर नहीं जाएगी, हीट अंदर नहीं जाएगी तो आइस का जो बड़ा सा ब्रिक है वो मेल्ट नहीं होगा। ओके, समझ आ गया। अब सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो गर्म कपड़े किसके बने होते हैं? वूल के बने होते हैं। और तो ये जो वूल होती है ना इसके बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं वहां पर एयर ट्रैप्ड होती है। तो एयर ट्रैप होने की वजह से जो भी हमारी बॉडी की हीट है वो, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग्स, और हमें पता है कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होती है, नाउ एयर बीइंग द पुअर कंडक्टर, राइट, इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो मतलब हमारी बॉडी से हीट को ये एस्केप नहीं होने देती है और हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है जब हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं। और वैसे भी ये भी बोला जाता है कि जितने ज़्यादा लेयर्स आप पहनोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पहननी है, बट मतलब अगर आपने एक लेयर 2-3 लेयर्स पहनी है तो आपको ठंड कम लगती है, क्योंकि बीच में वो एयर का एयर आ जाती है, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में हवा होती है और हवा जो है हमारी बॉडी से हीट को एस्केप नहीं होने देती है। करेक्ट। द नेक्स्ट वंस आर द वाटर पाइप्स। तो वाटर पाइप्स की बात करें तो वाटर पाइप्स ना सर्दियों में जब बहुत ठंडा हो जाता है तो इन्हीं वाटर पाइप्स को ना कॉटन के क्लॉथ के साथ कवर कर देते हैं। इससे, क्योंकि कॉटन के बीच में अगेन वही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होती है, तो इससे पानी में जो हीट है ना वो क्योंकि सराउंडिंग्स ठंडे हैं, ठंडा वेदर चल रहा है, तो सराउंडिंग्स में ये हीट का ट्रांसफर नहीं होता है और जिसकी वजह से जो हवा है वो जो हीट है पानी की वो बाहर नहीं जाती है और पाइप्स जो हैं वो फ्रीज नहीं होती हैं। द लास्ट एप्लीकेशन इज क्विल्ट्स। तो आपने क्विल्ट्स देखी हैं, उनमें काफ़ी सारी कॉटन भरी जाती है बीच में, है ना। अब इस कॉटन के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं और एयर जो होती है वो हमारी बॉडी की हीट को इस क्विल्ट से बाहर जाने ही नहीं देती है और हमें, जब हम एक बार रजाई में बैठ जाते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो नई क्विल्ट होती है वो ज़्यादा वार्म होती है एज कम्पेयर टू द ओल्डर वन। क्यों? क्योंकि जो नई वाली होती है ना उसकी कॉटन में ज़्यादा एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इवनली स्प्रेड होती है, ज़्यादा एयर स्पेसेस होते हैं और उसकी वजह से हीट एस्केप नहीं होती है। वैसे ही आपने ये भी सुना होगा कि एक मोटी सी रजाई लेने से बेटर है कि 2 ब्लैंकेट्स ले लो। क्यों? क्योंकि ब्लैंकेट में अंदर अपने अपने एयर स्पेसेस भी होंगे और 2 लेयर्स के बीच में भी एक एयर स्पेस होगा, तो किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर हीट का ट्रांसफर जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं होता है और इसलिए हमें ठंड नहीं लगती है। सो आई होप दीज एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com or you can book your class on LearnerHub स्वयं। So this was all from our today's session. I hope you understood the concept of transfer of heat. तो आज हमने सिर्फ कंडक्शन पढ़ा है, रिमेनिंग टॉपिक्स we will discuss in our next video. Till
टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।